हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। देखिए, जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। उनके लिए तो ये क्लास जो है एकदम बहुत यूजफुल होने वाली है। उनका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और जिन लोगों ने, है ना, आज से पहले कभी करंट अफेयर्स मतलब होता है ना कि जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं और एक होता है कि लोग मंथली पढ़ लेते हैं, वीकली पढ़ लेते हैं। तो जिन लोगों ने इस पूरे मंथ अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए तो ये संजीवनी बूटी होने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका मंथली करंट अफेयर्स है ना, आपका सब कुछ कवर कर देगा। अच्छा, इस मंथली करंट अफेयर्स के अंदर भी जो जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वैसे तो मैंने सारी चीजें इसके अंदर कंबाइन कर रखी है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से मैं आपको बताते जाऊंगा, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। जैसे दिवस बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे दिवस के अंदर आपको ये देखना होगा कि 5-7 दिवस नवंबर महीने के कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको टिक कराते चलूंगा, तो आपको वो 5 दिवस तो याद होने ही चाहिए, 5-7 दिवस जो भी मैं बताऊंगा। बाकी आप फिर भी एक बार सरसरी नजर से सब कुछ यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अभी 1 नवंबर को स्थापना दिवस कितने राज्यों का मनाया गया है, जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। कितने राज्यों का? 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। वैसे अगर देखा जाए, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लें, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने के बाद टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? राज्यों को पूछा है ना। अगर होता कि कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया जाता है, तब आपको 9 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से हैं वो 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक है पहला, है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहीं पे बगल में आंध्र प्रदेश हो गया। तीसरा आपको ध्यान रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, है ना। चौथा यहाँ पे नीचे आपका क्या है? केरल है। पांचवा जो है पुडुचेरी है। पुडुचेरी आपका कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये 4 जिलों में बटा हुआ है पुडुचेरी, है ना। माहे, यनम, पुडुचेरी और पांडुचेरी के नाम से। तो ये इन 3 राज्यों में फैला हुआ, किसमें? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की बात करें तो केरल से जस्ट यहाँ पर आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ना छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये 9 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका कब मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक से लेके अगर हम बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप तक, 1 से 6 राज्यों का, तो 1 नवंबर 1956 में इन राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। तो पंजाब और हरियाणा, इनका जो मतलब गठन हुआ था, यानी दोनों जब राज्य सेपरेट हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है 1966 की बात कर रहे हैं, यानी 1966 में। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक नया राज्य बना था। कब? 1 नवंबर सन 2000 की बात है ये, ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, नवंबर महीने में 2 और आपको याद रखना है। 2 और कौन कौन सी स्थापना? एक आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। अभी तक आपने ये जो चीजें पढ़ी है, ये 1 नवंबर को मनाए जाते थे, उत्तराखंड का 9 नवंबर। और वहीं पे झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये बात भी दिमाग में बिठा करके रखना है कि नवंबर महीने में इन दोनों का भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दिवस की बात करते हैं, तो कुछ दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला जो दिवस है हमारा, ये है 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, यानी कि आप विश्व शाकाहारी दिवस। ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को भी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। लेकिन वो जो शाकाहारी दिवस है वो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, और ये है वर्ल्ड वेगन डे। वेगन डे का मतलब क्या होता है कि ये पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इसके अंदर जैसे जानवरों से जो भी, मतलब जैसे मान लीजिए गाय है, दूध देती है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है, तो ये जो दूध है, ये दूध का भी सेवन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जानवरों का निकला हुआ तरल पदार्थ है, यानी ये
जो वेगन होता है ना, ये प्योर, ये उस दूध का भी सेवन नहीं करते। तो ये वाला जो है इसे वर्ल्ड वेगन डे बोलते हैं ना। इस तरह के जो वेगन होते हैं वो पूर्ण तरह से वेजिटेरियन होते हैं। फिर बात करते हैं 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे, है ना। फिर 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब देखिए, जिसको मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो सच में इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं यहाँ पे 5 नवंबर, आपको ध्यान रखना है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछता है। कभी भी जागरूकता से रिलेटेड करके, अवेयरनेस से रिलेटेड करके कोई भी दिन हो तो वो जरूर याद रखिएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई दिवस हो तो उसे जरूर याद करिएगा, वो बार बार पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी दिवस हो गया, ओजोन हो गया, है ना, आपका मृदा दिवस हो गया। फिर मतलब कुछ भी एनवायरमेंट से रिलेटेड हो तो वो आपको जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व टीकाकरण दिवस, ठीक है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, ये जो विश्व टीकाकरण दिवस है ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि भैया विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 16 मार्च, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा गया है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी। अगर आपसे पूछे विश्व टीकाकरण दिवस यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे की बात करें तो वो आपका मनाया जाता है 10 नवंबर को, और अगर पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो 16 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें पूछी जाती, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस, तो विश्व निमोनिया दिवस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व दयालुता दिवस याद रखिएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता ही है कि आजकल जो डायबिटीज के जो शुगर के मामले हैं, है ना, डायबिटीज को ही मधुमेह और शुगर कहा जाता है। हर किसी के घर में एक आध पेशेंट तो ऐसा जरूर होगा जिसको शुगर की परेशानी होगी ही होगी आज की डेट में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धरती आबा कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा को, उन्हीं की 150वीं जयंती याद रखिएगा, 150वीं जयंती 2024 में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि किसकी जयंती पर, या फिर ये पूछा जा सकता है 15 नवंबर को, है ना, किसकी 150वीं जयंती मनाई गई है, तो बिरसा मुंडा का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये आपका 16 नवंबर को मनाया गया। 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। वहीं पे मैं बात करूं अगर, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया, यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको टिक मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रिपीट हो चुका। मैंने कहा ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई दिवस मिले, जागरूकता से रिलेटेड मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर बात करते हैं विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर 21 नवंबर को तो विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस, तो मत्स्य दिवस ध्यान रखिएगा, विश्व मत्स्य दिवस। फिर 26 नवंबर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर, है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ये कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी श्वेत क्रांति हुई थी, है ना, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो इन्होंने ही की थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिवस 26 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस, मंगल ग्रह का आपने नाम सुना होगा, है ना, उसी को लेकर के मनाया जाता है। 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस, ध्यान रखिएगा। 30 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, ये भी ध्यान रखिए, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये सब आपके दिवस वाले क्वेश्चन थे जो आपको पता होने ही चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 18वां संस्करण है, ठीक है, ये जो आपका आयोजित किया जाएगा इस बार, वो आपका कहां पर किया जाएगा, वो किया जाएगा ओडिशा में। कब की बात कर रहे हैं,
ये किया जाएगा 2025 में। कब? जनवरी में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, उन्हीं की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उन्हीं की याद में ये जो दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में पहली बार इसको मनाया गया था, शुरुआत 2003 में हुई थी। और अभी 2024 में जो यूपी ट्रिपल एस वीडियो का एग्जाम हुआ था, याद है आप लोगों को? अभी कुछ दिन पहले जब ये वीडियो वाला एग्जाम हुआ था ना, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सोचिए कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मनाया कब जाएगा 18वां? तो 18वां 8 से 10 जनवरी को मनाया जाएगा 2025 में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब देखिए, उड़ीसा तो आपको राज्य का नाम ध्यान रखना है, लेकिन राज्य के अंदर पूछे अगर कि राज्य में किस जगह पर मनाया जा रहा है, तो भुवनेश्वर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। चलिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी पिछली बार जो मनाया गया था ये इंदौर में मनाया गया था, मध्य प्रदेश में, जो इंदौर है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। अभी जस्ट नवंबर महीने में ही कुछ दिन पहले की बात है कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं हमारे, उन्होंने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो वेबसाइट है इसका उद्घाटन जो है, लॉन्चिंग किसने की है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर जो भारत ने पदक जीते हैं, टोटल भारत ने पदक जीते हैं 24, है ना? 24 आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो 24 पदक जीते हैं भारत ने, इन 24 में से आपको ध्यान रखना है कितने गोल्ड हैं? तो 6 तो आपके क्या हैं? गोल्ड हैं, है ना? और 9 आपके जो है वो सिल्वर मेडल हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 9 जो है वो आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। आयोजन कहां पर हुआ था? यहाँ पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में ही कि जापान में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 27 अक्टूबर को इसका आयोजन जापान में हुआ था। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक नाम ध्यान रखना है, शिवराजन सोलाई मलाई, है ना? एकल और युगल स्पर्धा दोनों में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। बात करें एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कोलोरेडो अमेरिका में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। यानी ये तो आपको खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी अंडर 19 वाली, वो अमेरिका के कोलोरेडो में हुई थी। वहां पे भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच की बात है ये, है ना? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है ये किया जाएगा। ये कहां पर किया जाएगा? तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये जो किया जाएगा ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इसके पहले अभी 2023 में भी काफी पॉपुलर था, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस बात यह है कि संस्करण वो था दूसरा और ये है दूसरा, यानी ये इस बार संस्करण जो है आपका बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट में 1 से 2 चीजें और पूछ ली जाती है। तो पार्टनर देश ध्यान रखिएगा कौन है? तंजानिया है। और पार्टनर स्टेट कौन है इस महोत्सव को मनाने के लिए? ध्यान रखिएगा ओडिशा, नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर शहीदों के सम्मान में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ जो है वो कहां पर किया है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 25 अक्टूबर को इसकी लॉन्च किया गया था इसको। और इसका उद्देश्य क्या है कि सेवा के दौरान जो बलिदान देने वाले जो आरपीएफ कर्मी हैं उनको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है ना? और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के अंदर, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर जो है इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा नई दिल्ली में और क्या क्या घटनाएं घटी हैं नवंबर महीने में, यानी नवंबर महीने के अंदर, नवंबर 2024 में नई दिल्ली में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको याद होना चाहिए।
तो पहला तो आपको ध्यान रखना है, एशियाई एकता को सुदृढ़ करने के लिए जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर भारतीय सैन्य विरासत का जो दूसरा संस्करण है, किसका, भारतीय सैन्य विरासत का, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पहले आकाशीय अभ्यास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास का नाम क्या है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इसका जो आयोजन किया गया है ना, ये रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आपका, रूस के व्यापार केंद्र का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। 43वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो है ना, इसका जो उद्घाटन है इसका भी नई दिल्ली में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन, इसकी शुरुआत भी अभी नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। ओडिशा पर्व 2024, अब होता क्या है ना कि जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली तो आपको ऑप्शन में देगा और इसके साथ दो चार ऑप्शन और आपको दे देगा। क्या दे देगा, उड़ीसा की राजधानी दे देगा आपको, है ना, आपको उड़ीसा से रिलेटेड है ना, जैसे पुरी हो गया या फिर आपको भुवनेश्वर, ऐसे बहुत से जगह दे देगा जो उड़ीसा में है। तो आपको क्या लगेगा कि भाई ओडिशा पर्व है तो सीधी सी बात है कि ओडिशा में हुआ होगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओडिशा पर्व 2024 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय एयरटेल के नए सीईओ कौन बने हैं, तो भारतीय एयरटेल के सीईओ जो है वो शाश्वत शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, शाश्वत शर्मा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने गोपाल विट्ठल की जगह ली है, किसकी जगह ली है, गोपाल विट्ठल की, तो शाश्वत शर्मा आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 1995 7 जुलाई को स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और सुनील भारती मित्तल जो है वो इसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं। नवंबर माह में कौन कौन सी और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नियुक्तियां बहुत सी हुई हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे बात करें हवाई अड्डा प्राधिकरण, यानी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, है ना, तो विपिन कुमार जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाफेड के जो नए एमडी बनाए गए हैं दीपक अग्रवाल बनाए गए हैं। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने बहुत से मतलब बहुत बार आप लोगों ने एसएससी के भी एग्जाम दिए होंगे, है ना, आप लोग एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसएससी है इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो एस गोपाल कृष्णन बनाए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष सुमित धर्मवर्धने का नाम ध्यान रखिएगा। भारत के रक्षा सचिव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अलग है और ये रक्षा सचिव है, ठीक है, तो राजेश कुमार सिंह ध्यान रखिएगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स के एमडी और सीईओ जो है वो प्रवीणा राय। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी नवंबर महीने में नियुक्तियां हुई हैं वो सारी नियुक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन नियुक्तियों में भी जो मैंने स्टार मार्क कर दिया है वो तो आपको मतलब ऐसा है कि अगर आपने इसको 2 बार पढ़ा है तो उसको 4 बार पढ़िए, क्योंकि स्टार मार्क वाले जो मैंने आपको बताया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, इंडियन सोलर अलायंस के जो महानिदेशक कौन बनाए गए अभी, तो आशीष खन्ना बनाए गए हैं और ये थर्ड महानिदेशक यानी तीसरे महानिदेशक बने हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला, दरअसल देखिए रश्मि शुक्ला पहले भी थी, है ना, महाराष्ट्र की डीजीपी, लेकिन हुआ क्या, संजय वर्मा को बनाया गया और फिर से वापस संजय वर्मा के बाद रश्मि शुक्ला को बनाया गया, तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स को बनाया गया। नीरज चोपड़ा के कोच जॉन जेलेनी, ध्यान रखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिक्की के अध्यक्ष पहले भी पूछा गया है, आपको अभी भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। मुंबई रेलवे विकास निगम के सीएमडी कौन, विलास सोपान वाडेकर का नाम ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तैयब इकराम का नाम आपको ध्यान रखना है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा अभी तक तो डीवाई चंद्रचूड़ थे, है ना, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अब जो है उनकी जगह पे संजीव खन्ना, है ना, जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्रम जरूर ध्यान देना, ऐसा ना हो कि आप क्रम दिमाग में रखिएगा, ये लिखा है मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में पहले भी पूछा गया क्रम, है ना। तो 51वें क्रम यानी 51वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। ये जो चार इंपॉर्टेंट बताए हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की लिमिटेड की यानी आईओसीएल की। इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी बनाए गए हैं अभी। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष अभी जस्टिस सूर्यकांत बनाए गए हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री, आपको पता है अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है ना, तो अमेरिका में आपको ध्यान रखना है उसके जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए अमेरिका के आर एफ कैनेडी जूनियर बनाए गए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जो बनाए गए कैरोलिन लेविट बनाए गए। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉरिशस में जो भारतीय उच्चायुक्त यानी जो आप राजदूत होता है ना उसी को हम उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं, है ना। राजदूत उच्चायुक्त काम सबका एक है, बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉमनवेल्थ देशों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अनुराग श्रीवास्तव नाम ध्यान रखिएगा। आईएमएसए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंदन कुमार झा, ध्यान रखिएगा। मिजोरम के मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा, ध्यान रखिएगा। मणिपुर हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं डी कृष्ण कुमार बने हैं, है ना। एक आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश चुनाव आयोग के अध्यक्ष एएमएम नसीरुद्दीन का नाम ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो विनोद कुमार बने हैं। ये सारे जो है नवंबर महीने के मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ब्राजील में भारतीय राजदूत अभी दिनेश भाटिया को बनाया गया। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त जो है जी बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया। ब्रह्मोस एयरो स्पेस के प्रमुख, अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको पता है कि ब्रह्मोस जो है भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है। अभी ब्रह्मोस ने पहली खेप भी फिलीपींस को दी है। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बनाए गए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बनाए गए हैं, ये भी देख लीजिएगा। एडीबी के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, एशियाई विकास बैंक की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसातो कांडा जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और कौन से नंबर के? तो 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। एडीबी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला लेखक गांव कहां खोला गया है? तो भारत का पहला लेखक गांव यानी कि राइटर्स विलेज, है ना, लेखक गांव का मतलब राइटर्स विलेज, ये जो खोला गया है ये उत्तराखंड के अंदर जो देहरादून है वहां पर खोला गया है। तो राज्य पूछे आपसे ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, और वैसे आपको ध्यान रखना जगह का नाम देहरादून, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका भाई उद्देश्य क्या है? तो साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये खोला गया है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है ये कब मनाया गया है? बात करें तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये जो मनाया गया है दिवस, ये मनाया गया है आपका 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। कब से कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अब इसकी जो थीम है वो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थीम इसकी, है ना। थीम क्या है? कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, यानी हिंदी में बात करें तो सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, है ना, ये इस बार की थीम है, जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 28 से लेकर के 3 तारीख तक ये जो है आपका वीक मनाया जा रहा है ना। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कहा जाता है इसको, और ये सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत इसको मनाया जा रहा है। और थीम जरूर याद रखिएगा, ये थीम इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहली चीज तो ये कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो क्वेश्चन में ही मिल गया आपको, मुंबई में आयोजन हुआ है एशियाई आर्म
रेसलिंग कप 2024, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये 8वां संस्करण था। विजेता कौन था? कजाकिस्तान। और उप विजेता कौन है? भारत। यहां पे पूछा जा रहा है भारत कौन से स्थान पे है, तो भाई सीधी सी बात है, भारत जो है उप विजेता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है कि भारत जो उप विजेता है ये दूसरे स्थान पे था। ठीक है। भारत के कुल पदक कितने हैं? तो 223 कुल पदक हैं। और गोल्ड की बात करें 63, सिल्वर 100 मेडल हैं, ब्रॉन्ज 60 मेडल है हमारे पास। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में दी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री ने किसी देश के राष्ट्रपति को कोई गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट में क्या दिया है? झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोहराई पेंटिंग। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सोहराई पेंटिंग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड का इसे जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है। ये आप जो इमेज देख रहे हैं इस प्रकार की एक पेंटिंग होती है ना, इस तरह की जो पेंटिंग होती है इसी को सोहराई पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो इन्होंने गिफ्ट दिया है ये दिया है रूस के राष्ट्रपति को, है ना, व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनको ये गिफ्ट दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और गिफ्ट में क्या? झारखंड की सोहराई पेंटिंग। इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी नवंबर महीने में ही ना नाइजीरिया के दौरा पे भी गए थे। याद है किसी को? तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने किसको? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश यानी एक तरह का बर्तन है। ये आप देखिए, ये जो बर्तन देख रहे हैं ना आप छोटा सा, ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? एक तरह का कलश है ना, पंचामृत सिलोफर कलश। ये जो है ये उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बनी कोल्हापुर महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्प है। ये महाराष्ट्र कोल्हापुर की बहुत ही पारंपरिक शिल्प है, फेमस चीज है ये। और इसको नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट में। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, गिफ्ट में क्या दिया है? रूस के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कोल्हापुर महाराष्ट्र की जो पारंपरिक शिल्प है जिसका नाम है सिलोफर पंचामृत कलश, ये दिया इन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। तो रूस के राष्ट्रपति और नाइजीरिया के राष्ट्रपति को क्या क्या गिफ्ट दिया है दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखिए। भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन कहां किया गया है? ये जो वज्र प्रहार 2024 में किया गया ये 15वां संस्करण था। 2 नवंबर से 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और कहां पर? तो अमेरिका की इडाहो स्थित जो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर किया गया। और इसका जो आयोजन किया गया था वो अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। बात करें नवंबर महीने में कुछ युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं जो नवंबर में किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है विनबेक्स 2024 का 5वां संस्करण जो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया। कहां पर? तो हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में किया गया। भारत और वियतनाम, ध्यान रखिएगा किन दो देशों के बीच की बात कर रहे हैं। बहुत इजी है। देखिए, वी से वियतनाम हो जाएगा और आई से इंडिया हो जाएगा, है ना। विनबेक्स वियतनाम और इंडिया, क्वेश्चन में ही नाम छुपा हुआ है। फिर ऑस्ट्रा हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया का है ये युद्ध अभ्यास, अभी पुणे में आयोजित किया गया है। और तीसरा संस्करण है, ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है ना। गरुण शक्ति 2024 ये भारत और इंडोनेशिया का आपका युद्ध अभ्यास है, अभी आयोजित किया गया है ना, नवंबर माह में। कैरिस वुमेरा 2024 ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए, भारत का तो संबंध नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इसको बिठा करके रखिएगा कि कैरिस वुमेरा 2024 नवंबर माह में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए युद्धाभ्यास है। तो भारत का इसमें कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में बिठा करके रखिएगा, पूछे एग्जाम में तो आना चाहिए। फिर बात करते हैं भारतीय सेना ने अभी संयुक्त विमोचन 2024 अहमदाबाद और पोरबंदर में, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर राज्य पूछ ले आपसे तो गुजरात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि गुजरात में किस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त विमोचन का आयोजन किया गया गुजरात के अंदर। अग्नि वॉरियर ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच में ये युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र की देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
अभी तक तो आपने दिल्ली का बहुत नाम सुना था भाई कि दिल्ली है बहुत वायु प्रदूषण है। आईक्यू एयर की बात करें तो ये जो है ना, वायुमंडल के अंदर जो मतलब एयर की क्वालिटी है, कितने पीपीआई क्या है, कितना प्रदूषण है, उसको लेकर के रिपोर्ट जारी करती है। और इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, आप क्या कह सकते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक। और इसके अंदर क्या पता चला है कि भाई लाहौर जो है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लाहौर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल गार्डन यानी प्राणी उद्यान कौन सा बना है। आईजीबीसी की बात करें तो इंडियन, देखिए इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि भारतीय हरित भवन परिषद। इससे प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला जूलॉजिकल गार्डन है, यानी जो अगर हम बात करें हिंदी में तो प्राणी उद्यान, वो है आपका दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, ये मतलब प्रमाणन करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं सभी चीजें पर्यावरण के अनुकूल है ना, यानी कोई भी प्रदूषण की चीजें नहीं है यहाँ पे, जो भी चीजें सब एनवायरनमेंट के है ना मुताबिक है, उसी के अनुकूल है, इसलिए ये प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश से भारत ने अपना 102 टन सोना वापस मंगाया है। तो नवंबर 2024 में ही धनतेरस के दिन, आपको याद है ना दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम की बात बता रहे हैं हम, ये उस टाइम पे न्यूज में था, दिवाली के आसपास धनतेरस के दिन ही एक बात हुई थी कि 102 टन जो सोना है, किसने, आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किससे मंगाया है, तो इंग्लैंड से वापस मंगा लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस हमने मंगाया है। तो भारत ने अपना 102 टन जो सोना है वो वापस मंगा लिया, कहां से, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए अभी नवंबर में आपने पढ़ा, अभी आने वाले टाइम में, अभी जैसे दिसंबर का आपको पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और दो तीन और डिक्शनरी के नाम आपको मिलेंगे, क्योंकि ये दो चार डिक्शनरी वाले जो है ना, ये क्या करते हैं, हर साल वर्ड ऑफ द ईयर यानी कौन सा वर्ड ज्यादा चर्चा में रहता है उसको ये क्या करते हैं, है ना, वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से घोषित करते हैं। तो अभी कोलिंस डिक्शनरी ने ये काम किया है ना, इसने क्या किया, वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये घोषित किया है किसको, ब्रेट को, है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, ब्रेट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश गायक चार्ली XCX के एल्बम के माध्यम से लोकप्रिय हुआ है ये शब्द, जिसका अर्थ है आत्मविश्वास, है ना, स्वतंत्रता का प्रतीक, ऐसा इसका मिलता जुलता अर्थ है ना। तो एक ब्रिटिश गायक है, उन्हीं के एल्बम में इस वर्ड का यूज किया गया था, ब्रेड, तो ये काफी पॉपुलर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इसरो की बात करते हैं। इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम क्या है, हैब 1, ये कहां से लॉन्च किया है। तो इसरो ने जो ये अपना लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है लद्दाख में। लद्दाख में कहां से, तो लेह से, कहां से, लद्दाख में, लेह से इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये मिशन है क्या चीज, ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो पहला मिशन है ये क्या है, तो देखिए अंतरिक्ष में रहने के लिए जो भी चुनौतियां होती हैं, है ना, अगर अंतरिक्ष में रहना है हम लोगों को, तो जो भी चुनौतियां होने वाली है उसका अध्ययन करने के लिए कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उन्हीं चीजों का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहीं पे जब हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो नवंबर माह में ही लद्दाख से एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि हाल ही में लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बाली पद्दामी उत्सव कहां मनाया गया है। तो बाली पद्दामी उत्सव ये मनाया गया है आपका ये आपका कहाँ मनाया गया, कर्नाटक के अंदर मनाया गया। चूंकि इसमें कर्नाटक ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन कट करके यहाँ पे ना करेक्ट कर लीजिए, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कर्नाटक आपका जो है ऑप्शन डी, हम इसको कर्नाटक बना देते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है तो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में बाली पद्दामी उत्सव मनाया गया है। अच्छा, ये बाली पद्दामी उत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा बलि के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है ये, है ना, बाली पद्दामी। आपने कहानी सुनी होगी ना, वामन अवतार, जिसमें तीन मतलब पग वाली कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें वामन अवतार लेकर के भगवान ने बाली से क्या मांग लिया था कि भैया हमको बस 3 पग जमीन चाहिए, तो है ना, तो एक में स्वर्ग एक में पृथ्वी, पूरा सब नापने के बाद एक पग बच गया था। तो बाली जो थे, जो राजा थे, बहुत फेमस थे, है ना, उन्होंने कहा भाई आप हमारे सिर पर पैर रख लीजिए,
तो भगवान विष्णु ने, है ना, फिर जो वरदान, मतलब ये जो कहानी थी उसके बाद आपको ध्यान रखना है, राजा बलि के जो है पृथ्वी पर वापस भेजा। तो जब वापस जब आए राजा बलि, तो उसी के आगमन का प्रतीक है ये त्योहार, बाली पद्मामी उत्सव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में मनाया जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं अभी कुछ और उत्सव की बात करते हैं जो नवंबर महीने में मनाए गए हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि नवंबर महीने में मनाए गए अन्य उत्सव की बात करें तो निगोल चक्कोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया, 15 दिवसीय जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव ये गुवाहाटी, है ना, वहां पर मनाया गया, गोमती पुस्तक महोत्सव ये लखनऊ में मनाया गया, लोक पर्व इगास बगवाल जो है ये आपका मनाया गया उत्तराखंड में, 10 दिवसीय झीरी मेला, ये जो झीरी मेला है काफी फेमस है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है ना। इसके बाद बात करें तो प्रसिद्ध जौल बीली जो मेला है ना, जौल जीबी मेला, ये उत्तराखंड में मनाया गया। अभी बोईटा बंधन त्योहार मनाया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में बाली यात्रा, ये पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, ठीक है। उड़ीसा के अंदर मनाया गया एशिया का सबसे बड़ा ओपन और व्यापार मेला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा ओपन एयर, और नहीं, यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट कीजिए, ओपन एयर, क्या है, ओपन एयर व्यापार मेला है, ठीक है। फिर बात करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर, नागालैंड में मनाया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनर देश कौन है इस बार, तो पार्टनर देश इस बार है आपका जापान, ठीक है। तो हॉर्नबिल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अमूर बाज उत्सव मणिपुर में, है ना। नगु साब गौरेंग उत्सव, ये अभी बाली, बाली कहां पर है, इंडोनेशिया में है बाली, वहां पर ये त्योहार आपका मनाया गया है, इस उत्सव का आयोजन किया गया है। तो कुछ उत्सव आपको ध्यान रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, बाकी याद सब रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2024 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक, यानी कि अगर हम बात करें बेस्ट बैंक इन इंडिया, है ना, का पुरस्कार दिया गया। तो ये जो पुरस्कार मिला है ये एसबीआई को मिला है। मैं तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हूं कि एसबीआई वालों को ये पुरस्कार मिला कैसे। लगता है एसबीआई वालों ने ना इनको लाइन में नहीं खड़ा किया है, वरना जब इनको लाइन में खड़ा करते हैं ना, कहते हैं लंच के बाद आना, तब इनको पता चलता है कितने चक्कर कटवाते हैं भाई एसबीआई वाले। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, ये जो भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो अवार्ड दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, ये एसबीआई को दिया गया है, ठीक है। अब नवंबर महीने में कुछ और इंपॉर्टेंट ना अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, जो भी पुरस्कार और सम्मान है नवंबर महीने में दिए गए हैं वो सब देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो मैं आपको टिक करता चलूंगा। ये देखिए, बैलन डी और फुटबॉल के अंदर दिया जाता है, रोड्री पुरुष कैटेगरी में, एटाना बोनमार्टी को मिला है महिला कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट है बैलन डी और पुरस्कार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें कोपा ट्रॉफी 2024, ये जो पुरस्कार दिया गया अवार्ड, ये लामिन यामल को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब, अच्छा, ये जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। जीता किसने है, रेचल गुप्ता ने, जो कि जालंधर पंजाब की हैं, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको नवाजा गया है, तो श्री श्री रविशंकर को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पुरस्कार दिया गया। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो यहाँ पे आगे आपको लिखा रहेगा कि नवंबर 2024 में फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया, क्योंकि अभी पिछली साल किसको दिया गया था, पिछली साल ये सेम सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। तो 2023-24 वो खुद पूछ लेगा, ज्यादातर चीजें जो होती है वो लेटेस्ट ही पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर जो है ये किसको दिया गया पुरस्कार, तो ये सुमा सिरूर को दिया गया। बाकी तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार ध्यान रखिएगा अनिल प्रधान को दिया गया, ये भी पूछा जा चुका है, पहले भी कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिलिप नोएस को दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पहले रिपीट हो चुका है। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ये जो पुरस्कार दिया गया है सामंथा हॉर्वे को दिया गया है, इनकी एक नॉवेल थी ऑर्बिटल, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी गंदी है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, साथ ही साथ नाइजीरिया, अभी मैंने बताया नाइजीरिया के राष्ट्रपति को उन्होंने गिफ्ट भी दिया था, है ना, सिल्वर फिलोफर। उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है, गुयाना। इन तीन देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है
ये किसको दिए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं नवंबर 2024 में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बिठा करके रखना है। हो जाएगा याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इनोवेशन के लिए वैश्विक पुरस्कार जो है हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है ये किसको दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया कजेर थिलविक को दिया गया है। ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार कोल इंडिया को दिया गया। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई को दिया गया। अच्छा देखिए, ये जो आप पुरस्कार देख रहे हैं ये तो है आपका मिस यूनिवर्स 2024, ये दिया गया है विक्टोरिया कजेर थिलविक को। यहीं पे अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दे, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ दे आपसे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। अब देखिए हल्का सा अंतर है ना, ये क्वेश्चन क्या है, हल्का सा अंतर क्या है। मिस यूनिवर्स 2024 पूछेगा तब तो आपको बताना है ये, लेकिन अगर पूछे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, आगे इंडिया लगा हुआ है, तो और 2024 पूछे तो आपको ध्यान रखना है रिया सिन्हा का स्थान। किसका? रिया सिन्हा। तो रिया सिन्हा आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, दोनों में अंतर बहुत मामूली सा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई को दिया गया है। ठीक है। फिर नेपाल की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय सेना अध्यक्ष है, इनको प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़े से और पुरस्कार रह गए हैं, 3-4, उनको भी देख लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अली अबू अवाद को दिया गया है। साथ ही साथ डेनियल बरेम बोइम का नाम ध्यान रखिएगा, इनको भी दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, इस बार 82 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी आईसीए, इसका जो है रोस डेल पायनियर्स अवार्ड जो है ये यूएस अवस्थी को दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूएस अवस्थी को आप हो सकता है जानते हो, इफ्को के एमडी हैं। किसके? इफ्को के एमडी कौन है? इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से जी रेटनम को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी आप लोगों ने अगर वेब सीरीज देखी हो तो उसके अंदर बबलू भैया का नाम काफी पॉपुलर था, है ना, गुड्डू भैया के छोटे भाई। या फिर 12th पास जो मूवी आपने देखी थी जिसके अंदर एक आईपीएस की जो बायोग्राफी है वो, मतलब उसके अंदर इन्होंने काम किया था, है ना। 12th फेल नाम से मूवी है, विक्रांत मैसी, आपने इनको देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो डूमा बोको की बात करें तो ये अभी राष्ट्रपति बने हैं बोत्सवाना के। बोत्सवाना कहां पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है आपका बोत्सवाना, है ना, उसके राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा मैं बात करूं तो अभी और कौन कौन से मतलब अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष नवंबर महीने में फेमस बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है माया संधू का। माया संधू जो है ये मालडोवा की अभी राष्ट्रपति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, क्रम जरूर याद रखिएगा इनका, ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन रहे हैं, है ना। फिर एलिक्स डीडीएर फिल्स एम की बात करें तो ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम का नाम ध्यान रखिएगा, चूंकि पड़ोसी देश है हमारा मॉरिशस, है ना, ध्यान रखिएगा, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। अब्दुल्लाह मेगा ये माली के प्रधानमंत्री बने हैं। यामुंडू ओरसी की बात करें तो ये उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो अभी तक आपने नाम देखे हैं ये वो नाम है जो अभी नवंबर महीने में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सूचना के अधिकार संग्रहालय की जो आधारशिला रखी गई है ये रखी गई है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में ब्यावर एक जगह है, वहां पर रखा गया। कहां पर? ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में काम के दौरान पुलिस कर्मियों के मोबाइल उपयोग करने पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? अब देखिए पुलिस वाले क्या होता है ना कि अब काम के दौरान अगर फोन चलाएंगे तो काम कैसे करेंगे? पुलिस वालों को छोड़िए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी पढ़ना होता है ना, तो पढ़ते पढ़ते जब एक रील देख लेते हो आप लोग, है ना, शॉर्ट्स देख लेते हो, तो पता चला आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और कब 1 घंटा निकल जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता है। तो पढ़ाई के टाइम पे भी है ना, लोग ऐसे जो फोन में पढ़ने के लिए फोन उठाते हैं और रील देखने लग जाते हैं। तो देखिए फोन है ही ऐसी चीज कि वो कब समय बर्बाद कर देती है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि काम के दौरान पुलिस कर्मियों के मोबाइल उपयोग करने पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है?
तो जिम्बाब्वे ने प्रतिबंध लगाया है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है छोटा सा। यहाँ पर देखिए ये है आपका जिम्बाब्वे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। जिम्बाब्वे से ही आपको ध्यान रखना है कि जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक जिमसैट 2 नामक जो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किसने किया है? पुस्तक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि एस जयशंकर जो है इन्होंने क्या किया, इसका विमोचन किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है श्री राम चौलिया, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विमोचन विदेश मंत्री ने किया है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी ना नवंबर महीने में ही कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है वो भी रिलीज हुई है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? तो स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस। देखिए ये जो सैटेनिक वर्सेस है ये पुस्तक सलमान रुश्दी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी की पुस्तकें पूछी जाती है एग्जाम में। दिल्ली हाईकोर्ट ने 36 साल से लगा आयात प्रतिबंध अभी हाल ही में हटाया था इनके पुस्तक के ऊपर। सलमान रुश्दी की जो बुक्स है इसके ऊपर ना दरअसल प्रतिबंध लगा हुआ था। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने 36 साल से लगा जो आयात प्रतिबंध है वो हटा दिया है। तो ये इसलिए भी काफी चर्चा में रहा था ये पुस्तक। ठीक है, फिर माँ मदर एक आपको ध्यान रखना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत, इनकी एक पुस्तक है माँ मदर नाम से। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, ये मानिक कोटवाल ने लिखा है ना, हिग्स बोसोन की के बारे में मतलब इसके अंदर जानकारी है। माई बिलव्ड वाइफ, ये अमिताभ कुमार, ये भी आप इंपॉर्टेंट मानिए। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स है जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और इनका निधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ उनके भाई अध्यक्ष ही थे, है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो थे ही थे। 69 वर्ष की आयु में इनका होता है भाई निधन। और ध्यान रखिएगा 2015 में इनको क्या मिला है? ठीक है, पद्मश्री, यानी पद्म विजेता हैं, पद्म पुरस्कार विजेता रह चुके हैं ये। 2015 में ही इनको पद्मश्री दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसलिए चर्चा में थे कि भगवत गीता, महाभारत, रामायण और जो पुराण है इनको ना अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इस वजह से ये काफी चर्चा में थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इनका नाम क्या है? विवेक देवराय। विवेक देवराय जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अभी कुछ निधन की बात करते हैं जो नवंबर महीने में हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको देखिए, जो मैंने फोटो इमेज यूज किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें यहाँ पर तो शारदा सिन्हा की बात करते हैं, है ना, इनका नवंबर 2024 में निधन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक गायिका थी और बिहार कोकिला के नाम से फेमस थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीरू दिल्ली गणेश, ये एक अभिनेता है, इनका निधन हुआ है। पंडित राम नारायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंगी वादक, प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये हैं आपके राम नारायण, ये हैं बिहार कोकिला, है ना, गायिका। फिर एच.एस. सोढ़ी की बात करें, पोलो खिलाड़ी हैं, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। वरदान कमलाकर राव की बात करें तो ये मृदंगम विद्वान, मृदंगम यानी ये आप कुछ ढोल और तबले का आप यहाँ पे कुछ मिक्सर देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये मृदंगम है। और ये जो आप मृदंगम देख रहे हैं इसके बहुत बड़े विद्वान थे, नाम है वरदान कमलाकर राव। देखिए कभी भी कोई नर्तक, शास्त्रीय, है ना, या फिर कोई गायक, है ना, या फिर कोई मतलब ऐसे किसी वाद्य यंत्र को बहुत बजाने वाला कोई बहुत प्रसिद्ध अगर कोई इंसान है और अगर उसका निधन हो जाता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए सबसे ऊपर रखे जाते हैं निधन के लिहाज से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, और ये दोनों ही वाद्य यंत्र बजाने वाले काफी फेमस हैं। चलिए कुछ और निधन की बात करें अगर यहाँ पर तो एक आपको ध्यान रखना है, मनोज मित्राव, ये एक अभिनेता थे, इनका निधन हुआ नवंबर 2024 में। यूरिको कौन? ये जापान की एक राजकुमारी, है ना, जापान की राजकुमारी थी, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। मेघनाथन अभिनेता थे, इनका निधन हुआ। ओम चेरी एन पिल्लई, ये एक लेखक थे, इनका निधन हुआ। जॉन टिनिसवुड, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका जॉन टिनिसवुड, ठीक है। जॉन टिनिसवुड की बात करूं अगर मैं तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, 112 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये आप यहाँ पर देखिए, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इनको दिया है। और एक और चीज को यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या कि इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ है। कहां पर?
लिवरपूल में इनका जन्म हुआ है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो इंग्लैंड में पड़ता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है, ये इंग्लैंड के हैं। फिर अमी कुमार बागची जो कि एक इतिहासकार हैं, इनका भी निधन हुआ। तो जॉन टिनीसवुड ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है, ये भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, इंडिया से रिलेटेड नवंबर महीने में इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसकी बात करते हैं। किस किस चीजों की अध्यक्षता भारत ने की है ना, या कोई ऐसी चीज जिसके भारत ने किसी के साथ कोई साझेदारी की है। तो इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं एक बार। तो बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का जो अध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है। किसको? भारत को चुना गया है 2024 से लेकर 2026 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल प्रणाली यानी जिसकी मारक क्षमता जो है वो क्या है, वो सतह से हवा यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी, भारत का खुद का स्वदेशी विकसित किया गया है। तो भारत ने आर्मेनिया को मिसाइल यानी आकाश मिसाइल प्रणाली, आकाश की बात कर रहे हैं, इसका पहला बैच अभी हाल ही में भेजा है। हाल ही में भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 13.5% से बढ़कर कितना हो गया है, 203 गीगावाट हो गया, यानी 13.5% बढ़ोतरी हुई है। और अब हमारी जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 203 गीगावाट की हो गई है। भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रकार का लोगो जारी किया गया है। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले भारत में पाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर भारत को 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां जो कि चोरी हो गई थी, है ना, अमेरिका ने उसे हाल ही में लौटाई है। ठीक है, वापस लौटाया है अमेरिका ने। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भारतीय यानी देखिए, भारत जो है पहली बार अंतरराष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई चीज पहली बार हो भारत में वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोएडा का जो बेनेट विश्वविद्यालय है उसके द्वारा किया जाएगा। फिर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो भारत ने जीता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सोनीपत में हुआ है, पहली बार है तो इंपॉर्टेंट है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले एआई डेटा बैंक को लॉन्च किया है। भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है, तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां पर, लेह में किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब जो है वो जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अच्छा, कुछ और खेल से रिलेटेड हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं, है ना, नवंबर महीने में। तो एक आपको ध्यान रखना है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। यहां पर ध्यान ये दीजिएगा कि जो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है ये तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता ही है, साथ ही साथ लास वेगास जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता है ना। एक तरह की जो कार रेसिंग होती है ना, ये उस टाइप का गेम होता है। फिर वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जो है ये पंकज आडवाणी ने जीता है। और वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है इसे एल श्रुति ने जीता है। और वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब ये ज्यादातर हर बार मैं कहूँ ना तो पंकज आडवाणी ही जीतते आ रहे हैं। फिर 14वें क्या है, 14वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये जो जीता है ये उड़ीसा ने जीता है। फिर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा ने हरियाणा को हरा करके जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं बिली जीन किंग, इंपॉर्टेंट है, बिली जीन और डेविस कप दोनों आपको ध्यान रखना। देखिए, और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही इटली ने जीता है, तो आपको याद करने का झंझट वैसे ही कम हो गया, है ना। तो बिली जीन के कप जो है ये महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता होती है, इसके अंदर पुरुष जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और वैसे ही डेविस कप जो है ये पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता होती है ना, इसके अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो बिली जीन किंग जो है इसे इटली ने जीता है और डेविस कप इसको भी इटली ने जीता है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं
चाइना मास्टर्स 2024, ये जो बैडमिंटन है उसका टूर्नामेंट होता है ये, और ये जो है आपका एंडर्स एंटोनसेन ने इसको जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य के अंदर। तो बिहार राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबी धाम जो है ना, ये रखा जाएगा। तो अजगैबीनाथ धाम कहाँ पर ये स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। अच्छा, मैं बात करता हूँ ना, नवंबर महीने में, नवंबर 2024 में दो और नाम परिवर्तित किए गए। ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। दो और नाम कौन से बदले गए हैं? तो एक आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के सराय काले खां जो चौक है, इसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक के नाम पे किया गया है। ठीक है। दूसरा, असम का जो करीमगंज जिला है, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? श्रीभूमि किया गया। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो बुर्का पर प्रतिबंध की जो घोषणा की गई है, ये किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, अच्छा, बुर्का पर प्रतिबंध का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक स्थान है ना, वहां पर चेहरे ढकने को लेकर के प्रतिबंध है। यानी अगर आप घर में हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहां पर चेहरे पर ढकने को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया ताकि पहचान जो है सही से हो सके। तो बुर्का पर प्रतिबंध की घोषणा अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने बनाया है? वही मैं कह रहा था कि भाई हम तो मतलब क्या ही कहें, जो अभी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो 16 साल से मतलब ऊपर के हैं, वो तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उनको तो पता ही है सोशल मीडिया से कितना नुकसान हो रहा है। अब अगर छोटे बच्चे यूज करने लगेंगे तो वो तो भैया पढ़ लिए, हमारे टाइम पे तो फोन था नहीं, हम तो फिर भी पढ़ लिए, है ना। लेकिन अब के जो बच्चे हैं उनको फोन ना दो तो भाई खाना ही नहीं खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया आपको नाम ध्यान रखना है। ऐसा करने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया अभी हाल ही में, जो भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून जो है वो लेकर के आया है। ठीक है, उसने बनाया है ऐसा कानून। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड 2-3 और चीज आपको ध्यान रखनी है। नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को 55वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश घोषित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड मैप में ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ई बैंक गारंटी सुविधा जो है किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है पंजाब एंड सिंध बैंक ने शुरू किया है। किसने? तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंडसिंड बैंक जो है इसने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा है? आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं मैग्नस कार्लसन को, ये नॉर्वे के, आप ध्यान रखिएगा नॉर्वे के रहने वाले हैं मैग्नस कार्लसन, और ये अभी इसमें शीर्ष पर काबिज हैं, स्थित हैं। अब शतरंज से रिलेटेड 3 और क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं जो नवंबर महीने में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला ये कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीस सरकार बने हैं। 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन इनकी आयु है, कोलकाता के कैखली के रहने वाले हैं। ये हैं अनीस सरकार, मात्र भाई 3 साल का ये बंदा है ना, सबसे कम उम्र का फीडे शतरंज खिलाड़ी बना है। ठीक है, अरविंद चिदम्बरम का नाम ध्यान रखिएगा, ये है अरविंद चिदम्बरम। बात करें तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है। एक और ध्यान रखिएगा, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है? तो दिविथ रेड्डी बने हैं। अंडर 8 का मतलब जिसकी आयु 8 साल से कम हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंडर 8 विश्व कैडेट यानी वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, चेस चैंपियनशिप की, दिविथ रेड्डी बने हैं। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखने हैं शतरंज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की जो आधारशिला है ये कहाँ पर रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है आपके कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम में। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? इसका मतलब क्या है? पहली चीज तो ये कि ये बेंगलुरु, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में खोली गई है। जो एयरपोर्ट है वहां पे ये स्थापित किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी का जन्म होता है तो सीधी सी बात है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तो होता ही है, तो उस हिसाब से क्या होता है, उसका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जो आप पॉपुलेशन देख रहे हैं 144 पॉइंट, यानी 144 करोड़ की, ये आप पॉपुलेशन देख रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 करोड़ 84 हजार, ये आप पॉपुलेशन देख रहे हैं कर्नाटका की पॉपुलेशन। तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो खोली गई है वो बेंगलुरु में खोली गई है। कर्नाटक राज्य का नाम कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार कोई चीज हो रही है। ठीक है। फिर अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस जो है इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बेंगलुरु में घटी एक और घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? हाल ही में मोहम्मद नबी ने क्रिकेट में वनडे से संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? तो मोहम्मद नबी की बात करें तो इन्होंने वनडे में, यानी देखिए क्रिकेट में ना दो होता है, T20 होता है, क्रिकेट होता है, सॉरी टेस्ट होता है और वनडे होता है। तो इन्होंने वनडे से संन्यास की घोषणा की है और इनका जो संबंध है वो संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान से है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। तो एक तो हम क्या चीज देखने वाले हैं, एक हम देखते हैं नवंबर महीने में क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा देखेंगे कि नवंबर महीने में संन्यास किस किसने लिया है। ये दो चीजें अभी आपको देखनी है। तो पहले चलते हैं क्रिकेट की तरफ। तो देखिए विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर जो बने हैं वो बने हैं शाहिद आफरीदी, और टेस्ट में नंबर 1 कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। फिर हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में 10 विकेट लिया इन्होंने। अंशुल कंबोज का नाम ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम साउदी, देखिए टिम साउदी जो है इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, तो ये आपको संन्यास ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या इसके अंदर शीर्ष पर है। झूलन गोस्वामी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। ये महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि संन्यास किस किस ने लिया है। तो नवंबर माह में संन्यास लेने वाले एक भारतीय तेज गेंदबाज हैं, नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ कौल। स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। राफेल नडाल जो है स्पेन के, कई बार पूछा गया राफेल नडाल किस देश से संबंध है इनका, इसीलिए मैंने स्पेन लिख दिया है। तो ये ध्यान रखना, टेनिस प्लेयर इन्होंने संन्यास लिया। बाकी एलिसा नेहर अमेरिका की गोलकीपर, इन्होंने लिया है। एलिस्टेयर बाउनली जो है ट्राइथनॉल एथलीट थे, इन्होंने संन्यास लिया है। प्रजनेश गुणेश्वरन की बात करें तो ये भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है, तो ध्यान रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पर पहुंची है? तो अभी आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो है ना उसकी राजधानी, वहां गई है अपनी आईएनएस वेला, 3 दिवस की यात्रा पर, है ना, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर की। किसकी? थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो सोनू सूद को बनाया। आप तो देख ही रहे हैं, सोनू सूद को इमेज में पहचान ही गए होंगे, फिल्म आप देखते ही होंगे, आपको पता ही होगा, है ना। सोनू सूद जो भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं। अच्छा, बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। तो नवंबर महीने में कौन कौन से, नवंबर मंथ्स के अंदर कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो एक तो आप देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं सुहाना खान को, है ना, शाहरुख खान की बिटिया रानी है सुहाना खान। ये जो वीवो जो फोन आती है ना, वीवो, उसकी जो वाई सीरीज की जो स्मार्टफोन जो है ना, वाई सीरीज के जो फोन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फिर हरभजन सिंह, ये आप हरभजन सिंह को देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं सानिया मिर्जा को, ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, है ना। फिर बात करते हैं, ये मंदिरा बेदी हैं। मंदिरा बेदी की बात करें तो अखिल भारतीय पिकल बॉल की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। जैकी श्रॉफ की बात करें तो ये ALTEFF
के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ये आपको बात करें यहाँ पर रैपर सुप, पंजाबी रैपर हैं, गाना वाना गाया करते हैं, रैपर सुप जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर देखा जाए तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रैपर सुप, है ना भाई, क्योंकि यूएन की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार, है ना। एक तो यूएन की बात हो गई इसके अंदर, ऊपर से एनवायरमेंट की बात हो गई, उसके वैश्विक ब्रांड यानी ग्लोबल लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डबल डेकर बस का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहां किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है। लखनऊ में इस डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है। डबल डेकर बस का मतलब क्या है? जैसे नीचे यहाँ पे सीटें हैं ना, वैसे ही ऊपर सीटें होंगी, यानी जैसे घर होता है ना एक मंजिल, वैसे ही दो मंजिल घर होता है, वैसे ही ये बस दो मंजिला बस है, नीचे भी बैठेंगे और ऊपर भी कुर्सी लगा के बैठेंगे। ठीक है, दोनों जगह बैठ सकते हैं। तो ये जो डबल डेकर बस है, इसका शुभारंभ जो किया गया है, ये किया गया है लखनऊ में। ये 100% इलेक्ट्रिक बस है, यानी कि ये बिजली से चलने वाली, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली है आपकी बस है, ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगी। उद्देश्य इतना सा है भाई कि इसका ना क्या होगा, वायु को प्रदूषित नहीं करेगा, है ना, एनवायरमेंट के अनुकूल है। अच्छा, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से दो और चीजें ध्यान रखिएगा। एक, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है ये लखनऊ में बनाया जा रहा है, जो 2026 तक कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया है। और लखनऊ में ही सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो शुरू हुआ अभी नवंबर महीने में। तो दोनों ही चीजें आपको लखनऊ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो अच्छा, मध्य प्रदेश से बात करें अगर यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार मतलब मध्य प्रदेश जो पर्यटन का चेहरा है, ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। पंकज त्रिपाठी आप कालीन भैया के नाम से जानते होंगे उनको, हो सकता है ना। पंकज त्रिपाठी एक एक्टर हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अभिनेता हैं एक। ठीक है, फिर कैलाश मकवाना की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अभी नए डीजीपी बने हैं, तो इनको आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नवंबर महीने की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के सिलवासा में, अब देखिए पहले दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव ये दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, बाद में इन दोनों को मिला करके एक ही संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। अब इस संघ शासित प्रदेश के अंदर एक जगह है सिलवासा। सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का जो उद्घाटन किया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अगर किसी चीज का उद्घाटन किया है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, उद्घाटन से मुझे एक चीज याद आई कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका उद्घाटन किया जाता है, और एग्जाम के लिहाज से कौन कौन सी चीजें उद्घाटन में मतलब इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे विदेश मंत्री ने कोई चीज का उद्घाटन किया है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात करें, उन्होंने उद्घाटन किया है। बहुत से ऐसे केंद्रीय मंत्री जो चीजों को उद्घाटन करते हैं, विमोचित करते हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी नवंबर महीने में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, वो सब मैं आपको एक साथ करा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं किसने क्या क्या उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप देख रहे हैं। इनका दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई। एक तो आपने देख ली कि बुक को लॉन्च किया है ना, श्री राम चौलिया की बुक, वो आपने पहले पढ़ लिया। अब देखिए एस जयशंकर ने दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया, ये ध्यान रखिएगा। एस जयशंकर ने ही रोम में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया, ये ध्यान रखिएगा। फिर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं। इन्होंने नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ध्यान से सुनिएगा, नेफ्रीथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विजन पोर्टल लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? विजन पोर्टल। तो दोनों विदेश मंत्री का आपने देख लिया, और ये जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है इनको भी देख लिया आपने। अब और देखते हैं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक आपको ध्यान रखना, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी की अगर मैं बात करूं तो अन्नपूर्णा देवी जो है ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए इन्होंने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। कहां पर? नई दिल्ली में।
ये कैंपेन का मतलब क्या है कि लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए ना, जो महिला पुरुष जो लैंगिक भेदभाव है उसी को खत्म करना है। तो अन्नपूर्णा देवी मैंने बताया ना, केंद्रीय मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये अन्नपूर्णा देवी हैं। तो ये जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। और अन्नपूर्णा देवी ने ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उपेंद्र द्विवेदी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, एकलव्य, इसका शुभारंभ किया। फिर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। शिवराज सिंह चौहान है ना, आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं, पहले मध्य प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है। नई चेतना अभियान क्या है, लैंगिक जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ। किरण रिजिजू की बात करें तो इन्होंने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। आतिशी मरलेना की बात करें तो दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ज्यादातर चीजें जो है कोई भी अगर लॉन्च की जा रही है तो वो नई दिल्ली में लॉन्च की जा रही है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, तो किस मंत्री ने क्या लॉन्च किया है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो अभी सीबीएसई ने क्या किया है, 15% की कटौती की है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सीबीएसई का मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो 10th और 12th के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर 15% की कटौती कर दी है ना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कोप 29 के दौरान किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन। इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक क्या करना है, वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना है और जो भी महत्वपूर्ण जो उत्सर्जन हो कटौती है उसमें योगदान देना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करनी है हमको, या कोयले का यूज नहीं करना है, या फिर अगर हम बात करें तो जो भी मतलब जो ऐसी गैसें जो मतलब पर्यावरण को मतलब प्रदूषित करती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर जो भी पर्यावरण के लिहाज से उत्सर्जन में कटौती करनी है उसके लिए ये आपको ध्यान रखना है ना, उसी का ये लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, ये जो कोप 29 है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कोप 29, तो कोप 29 का आयोजन किया जा रहा है अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू में। ठीक है, कहाँ पर, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी याद रखिएगा, रिकॉल हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये जो अलायंस को लॉन्च किया है, ये लॉन्च किसने किया है, यूएई ने किया है। किसने लॉन्च किया है, यूएई ने, ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, आरए के ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हाल ही में यूएई में हुआ, तो यूएई में ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों और सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर, यानी जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर 100% की छूट की घोषणा किसने की है, यानी सड़क और रजिस्ट्रेशन जो टैक्स है ना, रोड एंड रजिस्ट्रेशन जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर 100% की छूट की जो घोषणा की है वो तमिलनाडु ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संचार उपग्रह GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, गगनयान मिशन के लिए ना इसरो ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी यानी ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। किसने, इसरो ने। तो ये भी आपको एक पॉइंट यहीं पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपके 55 टाइगर रिजर्व थे, अब आपके 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, ये कहां पर है, गुरु घासीदास, ये आपका है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें तो छत्तीसगढ़ के ही धुड़मारस गांव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रसार भारती ने किस नाम से अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती की बात करें तो इसने ना वेव्स नाम से, किस नाम से? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, वेव्स नाम से अपना क्या लॉन्च किया है? ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो पानी की कमी के कारण जो आपातकाल की घोषणा की है, ऑप्शन सी आपका इक्वाडोर जो है वो उसने घोषणा की है। यहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अभी दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। किसको? खाद्य जनित बीमारियों को जो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, किसने किया? दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो ये जो नए संविधान को मंजूरी दी है वो दिया है गैबोन ने। किसने? गैबोन, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक के अगर आईपीएल इतिहास की बात करें तो ये बने हैं ऋषभ पंत, है ना। 27 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, ठीक है। तो ऋषभ पंत की बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आईपीएल इतिहास में नीलाम होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। किसने खरीदा है वो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान रॉयल्स ने कितने में खरीदा? 1.10 करोड़ में। 13 साल के हैं ये मात्र, है ना। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो बिहार के अंदर एक जगह है समस्तीपुर। कहाँ? समस्तीपुर। तो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं ये, और इनकी आयु 13 वर्ष बताई जा रही है, और इनको खरीदा गया है 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। तो आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी जिनकी नीलामी हुई है, यानी खरीदने की बात कर रहे हैं, और एक आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी, दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों नवंबर माह की घटना है। एक और देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने कचरा कर जो है समाप्त कर दिया, यानी जो कचरा कर यानी जो टैक्स है कचरे के ऊपर लगने वाला, उसको समाप्त किया है। और ये काम किसने किया है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाडा ने, नाडा की बात करें तो नेशनल जो आपकी डोपिंग एजेंसी है ना, एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने किस भारतीय पहलवान को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो बजरंग पुनिया को नाडा ने सस्पेंड किया है 4 साल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया को, है ना, भारतीय पहलवान है, रेसलर है, इनको सस्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इस रैंकिंग में बिल्कुल शीर्ष पर रही है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे थी, है ना। मैसाचुसेट जो है यानी ये जो है एमआईटी, ये दूसरे नंबर पे थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये आपकी तीसरे नंबर पे थी, टॉप 3 में ये थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसमें रैंकिंग में हाई थी। अच्छा, रैंकिंग की बात करें तो नवंबर महीने में ना 2-3 और रैंकिंग आपको याद करनी है। जैसे रैंकिंग और सूचकांक की बात करते हैं, उसमें याद रखिएगा भारत की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष पर कौन है। एक आपको ध्यान रखना, रेडीनेस इंडेक्स 2024 की बात कर रहे हैं, इसमें भारत जो है वो 49वें स्थान पर है, लेकिन पहले पे कौन है? अमेरिका है। वैश्विक जलवायु सूचकांक की बात करें अगर, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है, और पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई नहीं है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है ये खाली है। चौथे स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क चौथे स्थान पे है। देखा जाए तो शीर्ष पे अब आपका डेनमार्क ही, ये ऊपर की 3 रैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी वो जो क्राइटेरिया मैच नहीं किया, तो 3 रैंकिंग खाली है। फिर ग्लोबल सिटी इंडेक्स, ग्लोबल सिटी इंडेक्स की बात करें तो दुबई जो है ये ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अंदर दुबई सबसे पहले स्थान पर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहां तक चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। आई होप कि आप लोगों का बहुत मतलब अच्छा रिवीजन हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा डेली करंट अफेयर्स, उनको अगर मैं कहूं तो बहुत ही अच्छी उनके लिए ये क्लास रही होगी। जिस चीज के ऊपर मैंने स्टार मार्क किया, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको याद नहीं कर सकते। अगर आपने देखिए इस वीडियो को 2 या 3 बार, 4 बार भी अगर आपने देख लिया ना, 2 से 3 बार देख लिया ना, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका लगभग जो भी था मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं छूटा, चाहे वो आपका नियुक्तियां हो, निधन हो, पुरस्कार हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, हर चीज मैंने कवर किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है ना,
इसकी वीडियो को लाइक करने का मैंने टारगेट एक रख रखा है। टारगेट क्या है? टारगेट बस इतना सा है कि मुझे 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। अगर टारगेट पूरा होता है तो हम और भी इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, बहुत सी चीजें मैं इस चैनल के ऊपर लेकर के आने वाला हूं, पर मुझे क्या थोड़ी सी समय की कमी होने की वजह से मैं पर्याप्त समय नहीं दे पाता हूं। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, कंप्यूटर की क्लासेस लेकर के आऊंगा, यूपी स्पेशल लेकर के आऊंगा, यूपी ट्रिपल एस सी के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे सॉरी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, लेके आऊंगा, नहीं होगा तो मैं अगले एक हफ्ते में ही लेकर के आऊंगा। बस थोड़ी सी समय की कमी की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था भी नहीं, तो क्लासेस जो है आपकी रेगुलर नहीं हो पाई थी। बट मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं चीजें जो है वो रेगुलर करूं, ठीक है। वीडियो का टारगेट जो रखा गया है, मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा गया है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार है, उसको सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कि टारगेट आपको कंप्लीट करना ही करना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और हाँ, पीडीएफ जो है आपको कहां पर मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चों का ये रहता है सर पीडीएफ। पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पे, देखिए, अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल, ये आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का नाम। इस चैनल पे आप जाइएगा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का भी दे दूंगा और टेलीग्राम का भी दे, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी न्यूज होती है ना, पेपर की जो कटिंग होती है ना, पूरी पेपर की कटिंग डेली आपको उस चैनल पे मिलने वाला है, व्हाट्सएप चैनल पे। और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, है ना। वीडियो को टारगेट को पूरा करना है। टारगेट क्या है? टारगेट बस इतना सा है, 100 लाइक का टारगेट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।